नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल की समानताओं पर आधारित है। भारत में अब भी दोनों नेताओं के बीच समानता पर मीडिया चर्चा नहीं करता। यूट्यूब पर बहुत कम यूट्यूबर हैं जो इस बात को रेखांकित करते हैं। आज का वीडियो दोनों की समानता पर है। कैसे अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सबसे बड़े विश्वस्त व्यक्तियों के रूप में हमारे सामने हैं। बस हमारी दृष्टि नहीं जा रही कि हम दोनों की एकरूपता को समझ पाएं। 1925 में अपनी स्थापना के बाद से संघ देश में क्या काम कर रहा है, उसके दो सबसे बड़े सेनापति कौन हैं? उसके दो सबसे बड़े सेनापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कैसे? आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ा होगा, आपको धैर्य रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्वाइन कीजिए, हमारे मेंबर बनिए। आपके सहयोग के बिना ऐसे विषयों पर बात करना बहुत मुश्किल है। हम अपने विचारों को केवल व्यूज के भरोसे नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि भले ही सीमित संख्या में आप हमारा चैनल देखें तो आप हमारे विचारों को जान पाएंगे। हम अपने विचारों को सब तक, दुनिया तक ले जाने के फेर में, थंबनेल के खेल में और लोकप्रिय विषयों पर बात करने से बचना चाहते हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे जिन पर कोई दूसरा बात नहीं कर रहा और जो लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपका मेंबर बनना और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करना, ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज के वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1925 में संघ की स्थापना होती है। डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। देश की आज़ादी का यह दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था और आरएसएस की स्थापना के बाद देश का पहला आंदोलन था, लेकिन आरएसएस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। क्यों हिस्सा नहीं लिया, समझिए। क्योंकि 1921 के असहयोग आंदोलन के वक्त हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य थे। तब वह कांग्रेस में ही थे। करोड़ों भारतीयों की तरह वह भी कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई का हिस्सा थे। लेकिन असहयोग आंदोलन के वक्त जब हजारों लाखों लोग जेल में गए, उस वक्त हेडगेवार भी जेल में गए। जब जेल से वह रिहा हुए तो असली बात सामने आती है कि जेल में वह क्या कर रहे थे। जब जेल से वह रिहा हुए तो रिहाई के वक्त जो कपड़े पहनकर गए थे वह छोटे होने लगे। हेडगेवार मोटे हो गए थे, उनका वजन बढ़ गया था, क्योंकि हेडगेवार ने जेलर से साठ गांठ करके असल में अंग्रेजों से दोस्ती कर ली थी। शमसुल इस्लाम की किताब में इसका पूरा विवरण है, जो आपकी स्क्रीन पर किताब आपको दिख रही होगी। इस किताब का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस। इस किताब में पूरी जानकारी है कि कैसे हेडगेवार ने जेल में रहकर असल में अपनी आरएसएस की शाखाओं की तैयारी शुरू कर दी थी और उनके मन में यह बात बहुत साफ साफ आने लगी थी कि इस रास्ते पर वह ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। तो आप देखें कि 1921 में वह जेल जाते हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है
और उसके बाद जब 1931 में असहयोग आंदोलन होता है तो वह उससे दूरी बना लेते हैं। जब सरदार भगत सिंह जेल में बंद थे उस वक्त उनसे मिलने नेहरू जेल में जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस उनके समर्थन में रैलियां निकालते हैं, लेकिन आरएसएस भगत सिंह के समर्थन में एक शब्द नहीं बोलता। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा है। देश के नेता जेल में थे, गुरु गोलवलकर घर में बैठे थे। कांग्रेस 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब कर रही थी, जब देश के नागरिकों में वह चेतना थी और आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तब बीजेपी के पूजनीय मार्गदर्शक और हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की फजलुल हक सरकार में मंत्री थे। मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को उस वक्त बता रहे थे आंदोलन किस तरह से कुचला जाना चाहिए। गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को देश विरोधी गतिविधियों के कारण आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब मुखर्जी लगातार पटेल को पत्र लिखकर आरएसएस और हिंदू महासभा का बचाव करते हैं। पटेल मुखर्जी को पत्र लिखते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा के कारण देश में ऐसा माहौल बना जिससे गांधी की हत्या हुई। आरएसएस को नेहरू से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं समझता था। नेहरू ने साफ साफ कहा था आरएसएस एक षड्यंत्रकारी संगठन है। अगर आरएसएस का आदमी यह कहे कि वह पूरब में जा रहा है तो इससे सिर्फ इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि वह पूरब के अलावा बाकी 3 में से किसी एक दिशा में जाएगा। आज जब मोहन भागवत कह रहे हैं कि असली आजादी 2024 में मिली, 1947 में नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी आजादी का मतलब केवल और केवल देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। ऐसा देश का कौन सा नागरिक होगा जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तुलना 1947 की आजादी की लड़ाई से करे? यह सब बातें, संदर्भ हमने इसलिए आपके सामने रखे ताकि आप संक्षेप में ही सही लेकिन आरएसएस के इतिहास को समझ पाएं। इससे आपको मोहन भागवत को, आरएसएस को समझने में आसानी होगी। जब मोहन भागवत ने यह बात कही तो उनका किसी ने विरोध नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका विरोध किया? नहीं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सब कुछ, जी हां, आम आदमी पार्टी में सब कुछ केवल अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने एक शब्द इसकी आलोचना में नहीं कहे। यह पहला प्रमाण कि अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में कोई अंतर नहीं है। दोनों में से किसी ने मोहन भागवत का विरोध नहीं किया। राहुल गांधी ने विरोध किया क्योंकि इस वक्त देश की राजनीति में वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो स्पष्टता से आरएसएस का लगातार विरोध कर रहे हैं। आरएसएस पर इससे पहले कांग्रेस का भी कोई नेता इतनी स्पष्टता से बात नहीं रखता था। समूचा विपक्ष एक किस्म की समझदारी दिखाने की कोशिश करता था कि कहीं आरएसएस का विरोध हिंदुओं का विरोध ना समझ लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने उस राजनीति को पलट दिया। अब आप समझें कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति कैसे
एक है। दूसरा उदाहरण, आज तक आरएसएस का पीएम मोदी ने एक बार भी विरोध नहीं किया, एक बार भी विरोध नहीं किया। तमाम ऐसे बयानों के बावजूद जिनमें संविधान और लोकतंत्र को सीधी चुनौती होती है, अरविंद केजरीवाल ने भी आज तक कभी आरएसएस का विरोध नहीं। समानता नंबर 2। समानता नंबर 3, दिल्ली में शाहीन बाग जैसा बड़ा और खूबसूरत आंदोलन हुआ सीए और एनआरसी के विरोध में। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। किस तरह से बूढ़ी महिलाओं ने शाहीन बाग आंदोलन का नेतृत्व किया, कैसे उनको वहां से हटाया गया, किस किस तरह की परेशानियां उनके रास्ते में खड़ी की गई, पैदा की गई। एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, केजरीवाल भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। मोदी कहते हैं स्वयं सेवक होने पर गर्व, आरएसएस का स्वयं सेवक होने पर उन्हें गर्व है। केजरीवाल मोहन भागवत को चिट्ठी लिखते हैं। हम चिट्ठी किसको लिखते हैं? जिसमें विश्वास हो, जिससे हम कुछ अपेक्षा रखते हो, जिससे हम प्रेम करते हो और जिससे हम अपने संबंधों को एक प्रकार की वैधता प्रदान करते हैं। आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ सबूत जुटाना संभव ही नहीं है। कहां से सबूत लाएंगे आप, जब उसका कोई रजिस्टर नहीं है, जब उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज नाथूराम गोडसे उनका नायक है, कल जब नाथूराम गोडसे जेल में खड़ा होता है तो आरएसएस उससे पल्ला झाड़ लेता है। आप समझने की कोशिश करें। समानता नंबर 5, मोदी को किसने बनाया, किसने बचाया? चाहे गोधरा के बाद उनको हटाने की मांग हो, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर भारत की जनता का दबाव हो, उनको बचाने में सबसे बड़ी भूमिका संघ ने निभाई। अरविंद केजरीवाल को किसने बनाया? आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को बनाया। कैसे? अन्ना हजारे इसमें एक बड़े उपकरण के रूप में हमारे सामने है। आरएसएस और अन्ना हजारे ने मिलकर इसमें बड़ी भूमिका निभाई। आरएसएस और संघ के प्रचारक रहे नानाजी देशमुख के नजदीकी अन्ना हजारे को केजरीवाल की ढाल बनाकर संघ ने पेश किया। पत्रकार भाषा सिंह की किताब शाहीन बाग में अन्ना हजारे के आंदोलन, दक्षिण पंथ की राजनीति और पूंजी के अद्भुत मिलन की पूरी कहानी है। समानता नंबर 6, मोदी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रचार है, जब अपने को आप ईश्वरीय अवतार बता दें, ईश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न बता दें। पहले जब तक मां जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा। सीधा संबंध ईश्वर से जोड़ दें। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे यह सब बात कर सकता है?
केवल आरएसएस का ट्रेंड व्यक्ति ही यह बात कर सकता है। और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको आरएसएस का स्वयं सेवक होने पर गर्व है, अरविंद केजरीवाल भी ठीक इसी तरह से नेशनल टेलीविजन चैनल पर हनुमान चालीसा का श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। एक अलग से कार्यक्रम रखिएगा, पूरा सुनाऊंगा आपको। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। सियापति रामचंद्र की जय। पाठ करते हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कैसे कोई नेता ऐसा कर सकता है, जनप्रतिनिधि कर सकता है जिसने संविधान की शपथ ली हो। लेकिन मोदी भी यही करते हैं, केजरीवाल भी यही करते हैं। जाहिर है दोनों हिंदुत्व के सबसे बड़े सेनापति हैं। समानता नंबर 7, सीए एनआरसी, शाहीन बाग में जब अत्याचार हो रहे थे महिलाओं पर, उनको वहां से हटाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही थी। देश भर में जिस तरह से मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं की संपत्ति, मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट देंगे। झूठी बातें करते हैं। जो बातें घोषणा पत्र में नहीं लिखी वह भी कहते हैं। मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगों के वक्त चुप्पी साध लेते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस तो हमारे पास है ही नहीं। आपको थोड़ा अतीत में जाना होगा। जब दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो किस तरह से आरएसएस के साथ मिलकर आंदोलन रचे गए और चारों तरफ यह नारा बुलंद किया गया कि दिल्ली असुरक्षित है क्योंकि दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही और इसके लिए शीला दीक्षित जिम्मेदार है। अगर तब शीला दीक्षित जिम्मेदार थी तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल क्यों जिम्मेदार नहीं थे?
अरविंद केजरीवाल इस इंटरव्यू में साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, शाहीन बाग मेरी राजनीति नहीं है। लोग कहते हैं कि आप शाहीन बाग पे चुप हो जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। तो शाहीन बाग के क्या बोलूं मैं उस पर? मतलब आप वो इनकी राजनीति का हिस्सा, ये कर रहे हैं राजनीति। मेरी राजनीति अलग है, मेरी ये वाली राजनीति नहीं है। मेरी राजनीति है स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी कह चुके थे कि हमारी राजनीति नहीं है। मुसलमानों के सवालों पर बात करते, जब बिल्किस बानो का जिक्र आता है तो कहते हैं कि हमारी राजनीति नहीं है। तो आपकी राजनीति क्या है? जाहिर है दोनों हिंदुत्व के सबसे बड़े सेनापति हैं। आरएसएस ने, बीजेपी ने जब देखा कि 15 साल से शीला दीक्षित को हटाना मुख्यमंत्री पद से संभव नहीं है, तब से यह व्यूह रचना तैयार की गई। दूसरी बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, राहुल गांधी संगठन में सक्रिय हो जाते हैं और कांग्रेस को पहले की तुलना में कहीं अधिक समर्थन यूपीए 2 के वक्त मिलता है, जनादेश मिलता है। उस वक्त यह सब तैयारी शुरू होती है कि कैसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया जाए। 2009 से सारी रणनीतियां बननी शुरू होती हैं। 2011 में वह आकार लेती हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आता है और धीरे धीरे यह सारे सूत्र एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कारवां मैगजीन ने 2017 में कवर स्टोरी में बताया कि कैसे संघ के नजदीकी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने अप्रैल 2011 में काला धन पर 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया था, जिसमें अजीत डोभाल, एस गुरुमूर्ति के साथ रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी, किरण बेदी, के.एन. गोविंदाचार्य शामिल थे। कुछ दिन बाद अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। यह संयोग नहीं, आरएसएस की योजना थी। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन को खड़ा करने में आरएसएस का स्पष्ट समर्थन कारवां की स्टोरी में है। प्रशांत भूषण, जो अपनी वकालत के लिए पूरे देश में लोकप्रिय हैं, जनहित याचिकाओं के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, 16 दिसंबर 2020 को राजदीप सरदेसाई से इंटरव्यू में कहते हैं, अन्ना आंदोलन को आरएसएस बीजेपी का स्पष्ट समर्थन था। प्रशांत भूषण ने इस इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि वह इसे देख नहीं पाए। योगेंद्र यादव एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, चुनावी विश्लेषक के रूप में आप उनको जानते हैं। 25 फरवरी 2023 को इतिहासकार अशोक कुमार पांडे को दिए इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने जो कुछ कहा उसे हर नागरिक को सुनना चाहिए। योगेंद्र यादव कहते हैं, मेरे लिए आपका संस्थापक सदस्य होना बहुत ही शर्म का विषय है। योगेंद्र यादव कहते हैं, देश में आज 2 तरह की पार्टियां मुझे दिखती हैं, एक जो पेट्रोल की बोतल लेकर घूमती है, दूसरी जिसके हाथ में पानी की बाल्टी है, तो मैं बाल्टी का रंग नहीं देखता हूं। एक तीसरी पार्टी भी है जिसके एक हाथ में पेट्रोल का बोतल है, दूसरे में पानी की बाल्टी। तो आम आदमी पार्टी आज एक ऐसी ही जगह पर खड़ी है। योगेंद्र यादव आपकी स्थापना और इसे लोकप्रिय बनाने वालों में सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में थे। रवीश कुमार के साथ इंटरव्यू में वह बेहद भावुक नजर आए थे। यह इंटरव्यू उनको आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद सामने आया था।
हमने देखे थे कि किस तरह के ऑडियो टेप सामने आए थे और कैसी भाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई थी। यह सब प्रमाण इसलिए ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि इस वक्त देश में किस तरह से आरएसएस काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो में आपने सुना कि नेहरू जी आरएसएस के बारे में आगाह कर रहे हैं। अगर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोग समय रहते अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा और आरएसएस के साथ अंतर संबंधों को समझ पाते तो वह कभी भी उनके साथ नहीं जाते। दोनों ने इस पर अफसोस जताया, एक प्रकार से जनता से माफी मांगी है। अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिक्र आपके लिए जानना जरूरी है। राजू पारुलेकर, संघ सांप्रदायिकता पर लगातार मुखर वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलेकर ने अन्ना आंदोलन को करीब से देखा। एक समय वह अन्ना के ब्लॉगर भी रहे, लेकिन जैसे ही अरविंद और आरएसएस के संबंधों, अरविंद केजरीवाल की राजनीति से उनका साक्षात्कार हुआ, वह उससे अलग हो गए। राजू पारुलेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें मालूम था कि अरविंद केजरीवाल अरुण जेटली के घर पर सारी मीटिंग करते हैं। वह कहते हैं अरविंद केजरीवाल एक अनैतिक आदमी हैं। वैसे सारे राजनेता अनैतिक हैं, लेकिन केजरीवाल कहीं ज्यादा बड़े स्तर के हैं। जब राजू पारुलेकर से पूछा गया कि क्या आरएसएस अन्ना आंदोलन का हिस्सा था, इस बात का क्या सबूत है, तो राजू साफ साफ कहते हैं आरएसएस रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपके पास क्या प्रूफ होगा। वो तो अपने सांसद को भी अपना मानने से इनकार कर देते हैं। नाथूराम गोडसे आरएसएस में जाता था तो गोडसे को खारिज कर देते हैं कि हमारा था ही नहीं। राजू कहते हैं अगर आप अन्ना आंदोलन में आरएसएस को ढूंढना चाहें तो आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बिल्कुल शुरुआती दौर देखना चाहिए। आपको याद होगा अन्ना के मंच पर भारत के नक्शे के बीच स्वतंत्र लक्ष्मी की फोटो लगी है। आरएसएस का कोई भी हेडक्वार्टर उस फोटो के बिना अधूरा है। स्वतंत्र लक्ष्मी की फोटो, और जब वे रामलीला मैदान में जाते हैं तो इस फोटो को गांधी जी की फोटो से बदल देते हैं। यह साजिश को ढकने की चाल थी, क्योंकि लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे। एक बात और जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब केजरीवाल पंजाब में शासन में आए तो उन्होंने अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो दफ्तर में लगाई, क्योंकि केजरीवाल गांधी को हटाना चाहते थे। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे देखा ना जा सके, चाहे वह रामलीला मैदान हो या पंजाब के सरकारी दफ्तर। सबूत हमेशा रहा है, लेकिन लोगों को नोटिस करने में बहुत समय लगा है। रामदेव जैसे लोग अन्ना आंदोलन में थे, उनके अनुषांगिक संगठन आंदोलन में थे। जितने बड़े बाबा थे, जितने बड़े आश्रम थे, सब वहां थे, रामदेव सहित। तो आपने देखा कि अलग अलग सबूत, अलग अलग प्रमाण मौजूद हैं। खुद संघ के बयान इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। यहां तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अलग अलग इंटरव्यू में कहा भी कि आखिर अन्ना आंदोलन से आरएसएस के संबंध को अरविंद केजरीवाल स्वीकार क्यों नहीं करते, या इस आंदोलन में संघ की भूमिका को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता। असल में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी का झगड़ा दो पार्टियों का झगड़ा नहीं है। इसमें आपको स्पष्टता रखनी पड़ेगी। यह एक परिवार के झगड़े के जैसा है। जैसे परिवार में आपका आपके मौसी के बेटे से झगड़ा हो जाए, लेकिन अंततः आप परिवार रहते हैं। मुकदमेबाजी हो जाए, एक दूसरे पर कोई हावी हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर आप तीसरे के लिए कोई जगह
नहीं रखना चाहते। आरएसएस ने बिल्कुल ठीक इसी तरह से देश की राजनीति पर नियंत्रण में आम आदमी पार्टी की भूमिका तय की है। आप जरा सोच कर देखिएगा कि आम आदमी पार्टी जो बार बार कस्में खा रही थी कि दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी, कैसे वह उन राज्यों में जाती है जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है और जहां बीजेपी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का कमजोर करना जरूरी था। उसने उन्हीं राज्यों में जाकर चुनाव लड़ा जहां पर बीजेपी को उसके समर्थन की जरूरत थी। उसने किसी भी राज्य में बीजेपी की सत्ता को प्रभावित नहीं किया, बीजेपी को सत्ता से दूर नहीं किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।